आज हम लोग कुछ स्पेशल क्लासेस का एक हमारा मॉड्यूल है। आप लोगों का कोर्स हो चुका है और आप लोग साथ में चाह रहे थे कुछ चीज़ों को जानना। तो आप में से रिक्वेस्ट आया था कि आज आप संविधान का परिचय एक बार समझना चाह रहे थे अच्छे से, जो हमने एक बार किया था। तो आज की हमारी क्लास में हम लोग संविधान का परिचय फिर से समझने का प्रयास करेंगे और आज की क्लास संविधान का परिचय पे होगी। तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ गुड मॉर्निंग, और आज हम लोग संविधान का परिचय शुरू करेंगे। देखिए, जब कभी भी आप यूपीएससी की परीक्षा की बात करते हैं तो संविधान से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मसलन यदि हम यूपीएससी की परीक्षा, खासतौर पे चाहे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या हम प्रधान परीक्षा की बात करें, जिसे कई बार मुख्य परीक्षा भी कह दिया जाता है, दोनों में संविधान के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें यूपीएससी कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि एक संवैधानिक समाज क्या होता है, या वो आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि संवैधानिक सरकार से क्या तात्पर्य है, या फिर जिसे बोला जाता है कि एक संवैधानिक सरकार की बुनियादी कसौटियाँ क्या हैं, या निम्नलिखित में से क्या संविधान का कार्य है, या निम्नलिखित में से क्या संविधान का कार्य नहीं है। इस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी इस भाग से कई प्रकार के प्रश्न जो है पूछता है। दूसरा बात हमें यह ध्यान रखनी होती है अपने मन में कि जब कभी भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी सैद्धांतिक आधारों पर ही आप आगे के विषयों की बेहतर समझ बना पाते हैं। मसलन यदि आप संविधान के बारे में एक उचित समझ नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है संविधान में किस प्रकार की राजव्यवस्था का वर्णन किया गया है, संविधान में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन किया गया है, इसी प्रकार से इन्हीं शब्दों के माध्यम से क्यों कुछ बातों को लिखा गया है, आदि पहलुओं की भी समझ आप नहीं बना पाएंगे। जिसके कारणवश प्रधान परीक्षा में जब आप जटिल प्रश्नों को या तथ्यात्मक, समसामयिकी या सैद्धांतिक प्रश्नों का एक जोड़ जो बनता है उसका उत्तर लिखने का प्रयास कर रहे होंगे तो आप एक बेहतर उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही साथ इसी पेपर में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जीएस पेपर 2 के साथ जीएस पेपर 4 के भी कुछ विषय जो हैं जुड़े हुए हैं। मसलन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि संविधानवाद से क्या अर्थ निकलता है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि विधि के शासन को आप कैसे समझते हैं, आदि प्रश्नों पर भी यूपीएससी जो है सवाल पूछता आया है और हमारी यह अपेक्षा है कि आगे भी वो आपसे पूछेगा। तो आपके पेपर के लिए, चाहे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना होता है, या हम लोग प्रधान परीक्षा की बात करें जिसमें आपको बड़ा उत्तर लिखना होता है 150 शब्द 250 शब्दों का, दोनों की ही दृष्टि से आपका ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से आपके बोर्ड पर समझा देता हूं कि आपसे बुनियादी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे संविधान की कोई परिभाषा जो है उससे निकाल के मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, संविधान का जो महत्व है उससे निकाल के प्रश्न पूछ लिया जाए। मान लीजिए वो आपसे पूछें कि आज के समय में जब हम संविधान की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब से हुई, मान लीजिए इससे प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिया। मान लीजिए संविधान को कैसे वर्गीकरण उसका किया जा सकता है, हो सकता है यूपीएससी आपसे इसके ऊपर प्रश्न पूछ ले। इतना ही नहीं, संविधान का जो कार्य है उन कार्यों के संबंध में कुछ प्रश्न पूछ ले, और इसी में से यूपीएससी ने कार्य में से, वर्गीकरण में से, महत्व में से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे हैं। जैसे मान लीजिए यदि मैं कार्य का उदाहरण दूं और वर्गीकरण का उदाहरण दूं तो दोनों को यदि हम जोड़ दें तो यूपीएससी कायदे से सरकार का स्वरूप आदि के संबंध में निरंतर शब्दों को बदलकर प्रश्न जो है पूछता आया है। जैसे मैंने आपको समझाना चाहा, संवैधानिक सरकार से आप क्या समझते हैं, या फिर संवैधानिक समाज से आप क्या समझते हैं ना, दोनों के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न विगत वर्षों में पूछे हैं। पहला, आप संवैधानिक सरकार से क्या समझते हैं, दूसरा, आप संवैधानिक समाज से क्या समझते हैं या इसका क्या अर्थ होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जब कभी भी आप ऐसे बातों को समझना चाहेंगे तो आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। जैसे ये संभव हो सकता है कि कुछ विशेष हमारे पास संकल्पनाएं आए, मसलन
एक जो बहुत बड़ी संकल्पना जिसको आपको बार बार इस पूरे कोर्स में पढ़ना होगा, उसे बोला जाता है विधि का शासन। अंग्रेजी में यदि मैं इसको लिखूं तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, छोटा टी, द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इससे यूपीएससी बहुत सारे प्रश्न पूछता है। विगत वर्षों में यदि हम बात करें तो विधि का शासन से ही लगभग 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछे हैं। इतना ही नहीं, यदि आप इस विषय को जोड़ दें अधिकारों के अध्याय से, तो यूपीएससी विधि का शासन और अधिकारों को जोड़कर भी प्री एग्जाम में यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में या फिर प्रधान या मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछता है। इतना ही नहीं, एक और जो विषय आपको यहीं से समझना होता है उसे बोला जाता है संविधानवाद। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यूपीएससी यहां से भी आपको प्रश्न पूछता है। ये कुछ ऐसी बुनियादी संकल्पनाएं हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन शब्दों की व्यापक समझ नहीं है तो उसके लिए इस पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करना कठिन होता है या उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें एक और बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आप जीएस पेपर 2 की तुलना अन्य पेपरों से करते हैं तो उसमें आपकी भाषा शैली बदल जाएगी। एक शब्दावली चलती है कि आपको संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना होता है या एक न्याय योग्य भाषा या न्याय शास्त्र से संबंधित शब्दों का आपको उपयोग करना होता है। ज्यूरिस्टिक जिसे बोला जाता है वैसा आपको शब्दावली रखना है, तो वो भी आपको इसी पेपर से विकसित होता है और ये इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक जिससे अक्सर यूपीएससी मेन में सवाल पूछता है आपके प्रधान परीक्षा में, उसको बोला जाता है संवैधानिक नैतिकता। कई बार संवैधानिक की जगह यूपीएससी के पेपर में आपको मिल सकता है संवैधानिक नैतिकता, और कभी कभी एक और शब्द का प्रयोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं वैधानिक नैतिकता। तो जब कभी मान लीजिए आपके पास ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आपको उसमें घबराने का कुछ जरूरत नहीं है। कायदे से आप एक ही प्रकार के अर्थ को लिखना चाह रहे हैं, उसको बोलने या उसको संबोधित करने के शब्दों में भले ही परिवर्तन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से एक बुनियादी स्तर पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आपको इस विषय की समझ को विकसित करना है और कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। यदि आप लोग पहले तैयारी किए हुए हैं तो आपको आज की क्लास और ज़्यादा समझ में आएगी। यदि आप लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी मेरी यह आशा है कि इस क्लास के बाद आपके विशेष जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्पष्टतः आपको उसके ऊपर किसी प्रकार की शंका या कोई दुविधा आपके मन में उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस कक्षा को हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, और कायदे से जब कभी आप संविधान शब्द पढ़ते हैं तो इससे क्या आशय है, मतलब कि हम किस प्रकार के लिखित या अलिखित जैसे भी आप उसको समझना चाहें, हम किस प्रकार के दस्तावेज की एक बेहतर या व्यापक समझ बनाना चाह रहे हैं। तो इसी से हम लोग शुरू करते हैं कि संविधान क्या होता है। देखिए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करें तो सबसे पहले किसी भी विषय को समझते हुए हमें एक परिभाषा विकसित करनी होती है, और कायदे से परिभाषा का अर्थ यह होता है कि यह परिभाषा कुछ हद तक सार्वभौमिक जरूर हो, मतलब कि यह परिभाषा किसी एक संदर्भ के ऊपर आधारित ना हो। हमारी परिभाषा इस प्रकार की होनी चाहिए जो प्रमुखतः जो सबसे मुख्य और विशेष विषय होते हैं संविधान के परिभाषा को समझने के लिए, उन सबको एक साथ लेकर आ जाए। अब जब कभी मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि वो संविधान से क्या समझ रखता है तो मेरे पास कुछ जवाब आते हैं जो अक्सर इस प्रकार के होते हैं। जैसे अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर संविधान एक दस्तावेज होता है। एक तो बहुत बड़ी बात बच्चे ये अक्सर कहते हैं। इसके बाद बच्चे कहते हैं कि सर दस्तावेज है तो इसका मतलब है कि लिखित होता है। एक ये बात कर देते हैं बच्चे। जैसे ही कोई बच्चा कहता है कि सर संविधान लिखित दस्तावेज होता है, नियमों का समूह होता है, उसमें कानून होते हैं, मतलब इस दस्तावेज में लिखित आधारों पर बच्चे जवाब देते हैं कि सर इसमें नियम होते हैं, इसमें कानून होता है, सर इसी में सरकार की प्रणाली का वर्णन होता है या सरकार के दायित्वों का वर्णन किया जाता है। दोनों शब्दों को मैं यहां लिख देता हूं।
तो कायदे से शुरुआती स्तर पर हर बच्चा इस प्रकार से जवाब देने का प्रयास करता है, और उसके बाद तुरंत एक बच्चा बोल देता है कि सर संविधान सिर्फ लिखित थोड़ी होता है, संविधान तो अलिखित भी होता है। यानी फिर वो कह देते हैं कि सर जरूरी नहीं कि दस्तावेज लिखित रूप में ही हो, ये संभव हो सकता है कि हमारे पास कई प्रकार से प्रथाओं के माध्यम से प्रशासकीय विधि विकसित हो गई हो, तो उसका स्वरूप अलिखित हो जाएगा। उदाहरण के लिए मुख्य तौर पर यहां हम लोग ब्रिटेन के संविधान की बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ बच्चे एक और बात जोड़ देते हैं कि सर यह भी संभव हो सकता है कि इसमें मुख्यतः अलिखित होने के साथ साथ कुछ ऐसे मिश्रित विषय हों, यानी कुछ भाग लिखित हो और कुछ भाग अलिखित चल रहा हो। और उसके बाद कायदे से यदि मैं बात करूं तो मुख्यतः आप लोग कैसे इसको परिभाषित करना चाहते हैं। आप पहला देखते हैं कि संविधान का स्वरूप कैसा है, इसके आधार पर परिभाषा करते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि संविधान में मुख्यतः किन कार्यों को पूरा किया जा रहा है, अर्थात जब हम संविधान की बात करते हैं तो आप उसको सीधा सरकार के क्या कार्य होंगे, किस प्रकार का सरकार का स्वरूप होगा, किस प्रकार से राजनीतिक प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, आदि बिंदुओं के हिसाब से आप परिभाषा का निर्माण करने का प्रयास अक्सर करते हैं। और यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। दरअसल बुनियादी स्तर पे या शुरुआती या आरंभिक स्तर की बात करें तो इस तरह की परिभाषा से आपको एक शुरुआती स्तर मिलता है कि हाँ ऐसे हमें समझना चाहिए, इस प्रकार से संविधान को समझा जा सकता है। परंतु जब कभी भी आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपका उत्तर जो है वो आरंभिक स्तर तक नहीं रह सकता। आपको कम से कम प्रयास इतना जरूर करना है कि आप आरंभिक स्तर से आगे बढ़ के एक बेहतर विकल्प दे पाएं या फिर एक बेहतर परिभाषा सुझा पाएं। देखिए है क्या और क्यों मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की परिभाषाओं में एक समस्या है। जैसे कई बार बच्चे एक और बात जोड़ देते हैं, सर ये देश में होता है, सर ये राज्य के लिए होता है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपका जो अभी शुरुआती स्तर का दिमाग है या अभी तक की जो पढ़ाई हुई है उसकी वजह से जो हमारी समझ है वो इसी प्रकार से टूटी फूटी बनी होती है, विखंडित होती है, और हम इसे एक सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करने में अक्सर असमर्थ होते हैं। तो ऐसा प्रयास करना है कि संविधान की ऐसी परिभाषा हम समझ पाएं जिसके द्वारा हमें अच्छे अंक भी मिले, और वो परिभाषा ऐसी हो जो एकदम व्यवस्थित हो, विखंडित न हो, और साथ ही साथ उसके अंदर एक सार्वभौमिकता हो। मतलब आप उसे किसी भी स्तर पे लागू करना चाहें, चाहे भारत में लागू करना चाहें, चाहे उसे ब्रिटेन में लागू करना चाहें, आपको लागू करने में कोई भी समस्या या किसी प्रकार के विघ्न का सामना न करना पड़े। इसलिए मैंने किस क्लास के लिए कुछ इस प्रकार से संविधान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैं बीते लगभग 12 से 13 वर्षों से राजनीति विज्ञान में अध्ययन कर रहा हूं। मैं अपना पीएचडी भी जेएनयू से कर रहा हूं और साथ ही साथ डानिक्स पढ़ाता हूं। तो वहां भी जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग डानिक्स में ट्रेनिंग सेशन लेते हुए इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और आज मैं उसी परिभाषा को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मसलन जब कभी भी कोई आपसे पूछे कि संविधान क्या होता है तो आप ऐसे लिखिए कि संविधान किसी भी राजनीतिक समाज में लिखित या अलिखित विधियों में सर्वोच्च प्राधिकार रखने वाला दस्तावेज होता है। यानी आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो इसी प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहली बात, संविधान जाहिर सी बात है एक दस्तावेज है। व्यवहारिक स्तर पर संविधान एक दस्तावेज है जो कायदे से लिखित हो सकता है या यह अलिखित भी हो सकता है, और यह सब का सब कहां हो रहा है, एक राजनीतिक या राजनीतिक समाज में हो रहा है। ठीक है, यानी संविधान किसी भी राजनीतिक समाज में एक लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जो इसी के बाद यानी इसी राजनीतिक समाज में यह संभव है कि और भी दस्तावेज मौजूद हों या संविधान नाम के भी दस्तावेज मौजूद हों। मैं इसका उदाहरण देके इस बात को और अच्छे से अभी समझाऊंगा, पर यह संभव हो सकता है। यानी आपके पास कई प्रकार की विधियां हो सकती हैं, है कि नहीं। तो संविधान जिसको हम समझना चाह रहे हैं वो क्या होता है, इन विधियों में सर्वोच्च होता है, या इस राजनीतिक समाज में विधियों के बीच में सर्वोच्च प्राधिकार रखने वाला दस्तावेज होता है।
जो लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, आदि आदि। और इसमें जो दूसरी बात आपको जानना है कि इस संविधान के अंदर नियम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर नियम हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है संविधान है तो वो आधार विधि होगा, यानी कानून भी होंगे, और इन कानूनों में भी इसका क्या स्थान है, इसे हम बोलेंगे आधार विधि। इसमें सिद्धांत हो सकते हैं, इसमें सिद्धांत होंगे, नियम के साथ आप विनियम भी जोड़ सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ ऐसे मानक हों जिनके द्वारा प्रथाएं और रूढ़ियों को वरीयता मिलती हो कुछ हद तक, या उन्हें वैधता मिलती हो। इसके अंदर मूल्य हो सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ मूल्यों के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो एक और शब्द आप जोड़ सकते हैं कि इसमें कुछ आदर्श भी निहित हो सकते हैं। यानी संविधान सिर्फ कानून का समूह नहीं है, संविधान केवल एक शाब्दिक परिभाषा से जैसे उसको समझा जाता है कि उसमें खूब सारे कानून और बारीकियां होंगी या वो वकीलों का स्वर्ग होगा, संविधान केवल यहीं तक सीमित नहीं होता है। संविधान अपने साथ मानकों को भी रखता है, संविधान अपने साथ सिद्धांतों को भी रखता है, संविधान अपने साथ मूल्य और आदर्शों को भी लेकर चलता है। यानी संविधान किसी भी राजनीतिक समाज में विधियों में सर्वोच्च प्राधिकार रखने वाला दस्तावेज होता है। यह लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, आदि आदि। इतना ही नहीं, हमें एक और बात ध्यान रखना है कि जब मैं कहता हूं सर्वोच्च प्राधिकार तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है, और इसके लिए हमें क्या समझना होगा, हमें सबसे पहले प्राधिकार शब्द को समझने का प्रयास करना होगा। देखिए प्राधिकार शब्द को जब आप समझना चाहेंगे तो प्राधिकार शब्द को समझने के लिए आपको उसके बगल में शक्ति शब्द को लिख देना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी में शक्ति को हम लोग बोलते हैं पावर और प्राधिकार को हम लोग बोलते हैं अथॉरिटी। कायदे से कमोबेश भारतीय संविधान में हमें कहीं कहीं शक्ति शब्द भी मिलता है और कहीं कहीं हमें प्राधिकार शब्द भी मिलता है। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। शक्ति दरअसल एक खास प्रकार की क्षमता होती है, एबिलिटी है। अब ये क्षमता है क्या, आप इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं ए और बी नाम के, ठीक है, आप चाहें तो राम और कृष्ण भी कह सकते हैं, संता बंता भी कह सकते हैं, आम बोलचाल में लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना झेलनी पड़े, तो हम ए और बी कहेंगे। मान लीजिए ए बी से, ठीक है, यानी ए क्या करते हैं, बी से कुछ ऐसा कार्य करवाते हैं या कुछ भी ऐसा करने के लिए उनको विवश कर देते हैं जो साधारण परिस्थितियों में बी नहीं करते। और जब कभी ए इस चीज को करने में सफल होते हैं तो कहते हैं कि ए ने बी के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया। यानी शक्ति किसी व्यक्ति में निहित उस क्षमता से संबंधित है जिसके द्वारा वो किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णयों पर, के आचरण पर प्रभाव डालता है और अपने अनुसार कार्य करवा सकता है। अब इसके बाद शक्ति को कई आधारों पर बांटा भी गया है। जैसे मान लीजिए कार्य करा लिया, नहीं कराया, हो सकता है कहीं रोका हो तो वहां शक्ति का प्रयोग हो सकता है उसको रोकने की आवश्यकता ना पड़ी हो, उसने विचार के आधार पर ही उस व्यक्ति को विवश कर दिया हो। अक्सर कूटनीति में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कायदे से शक्ति केवल इस क्षमता से संबंधित है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य, दूसरे व्यक्ति के आचरण, दूसरे व्यक्ति के सोच आदि के ऊपर अपने हिसाब से प्रभाव डालते हैं और अपने हिसाब से उसे किसी कार्य करने को विवश कर देते हैं, चाहे वो डर के करे या विचार बदलने से करे। दिक्कत यह है कि शक्ति, फिर जाहिर सी बात है, शक्ति का स्वरूप अवैध भी हो सकता है। अब देखिए यदि आप लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे होते ना तो इसके ऊपर पूरा एक क्लास होता। आप चूंकि जीएस की क्लास ले रहे हैं तो आपको केवल उतना ही जानना है जो जीएस के लिए आवश्यक है।
ज्यादा ज्ञानी आपको यहां नहीं बनना है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा समझ लेंगे तो जीएस के अनुसार आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे, है ना। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है तो हम लोग जीएस लेवल पर ही रहेंगे, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा सिद्धांतों में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं शक्ति के बारे में और ज्यादा विस्तार से भी बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आपके काम का ही नहीं है, प्रश्न ऐसा आएगा ही नहीं। तो शक्ति अवैध भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोविड आपदा चल रही है, अब कोविड में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, और वहाँ पे कोई आपको विवश कर दे, कोविड फैल रहा है और आपको विवश कर दे कि आप मास्क उतार के रहेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ चुके हैं, मास्क उतारना बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर शक्ति का उपयोग कर लिया जाए तो ये जो शक्ति का उपयोग किया गया ये वैध कहलाएगा या अवैध कहलाएगा? जाहिर सी बात है ये अवैध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सहमति बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर दबाव डाला गया है आदि आदि। तो इसीलिए जब कभी भी आप शक्ति का अवैध स्वरूप देखते हैं तो शक्ति को बड़ा ही नकारात्मक रूप में देखा जाता है। होता क्या है, प्राधिकार तब हमारे काम आता है। जानते हैं प्राधिकार है क्या? अगर आपको एक वाक्य में समझना हो, इसको ऐसे समझा जाता है, जब कभी शक्ति वैध बन जाती है, यानी शक्ति जब वैध रूप में परिवर्तन हो जाता है, शक्ति वैध बन जाती है, तो वैधता प्राप्त करने के बाद शक्ति प्राधिकार में तब्दील हो जाती है। मतलब प्राधिकार क्या है? शक्ति का वैध स्वरूप। और इस वैधता को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड के दौरान मास्क पहनना गया, इसे शक्ति नहीं कहा गया, इसे एक अच्छा चीज माना गया ना। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि आपदा फैल रही है, और यदि हम मास्क पहनेंगे तो मास्क पहनने से हम शायद बच सकें और हम दूसरे को भी बीमार न करें। तो इसीलिए जब कभी भी आप बात करेंगे शक्ति और प्राधिकार के बीच संबंध में, तो सीधी सी बात है, जब शक्ति का स्वरूप वैध हो जाता है तो शक्ति प्राधिकार बन जाती है। और कायदे से प्राधिकार को भी विचारकों ने 3 तरह से बांटा हुआ है। जैसे कुछ लोगों के पास क्या होता है, करिश्माई प्राधिकार होता है। जैसे बहुत बड़े नेता, आज के समय में यदि हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी कोई भाषण देने जाते हैं, लोगों की भीड़ होती है ना। ऐसे ही कहा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देने जाते थे या कहीं किसानों से मिलने जाते थे तो भीड़ होती थी। क्यों था? इनके पास करिश्माई प्राधिकार था। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है समझने का? करिश्माई। ऐसी एक और तरीका होता है प्राधिकार के उत्पन्न होने का, जिसे हम बोलते हैं दैवीय प्राधिकार। जैसे पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत की उत्पत्ति और इसके मजबूत होने से पहले राजा और रजवाड़े बड़े मजबूत थे, और अक्सर जो राजा या सम्राट हुआ करते थे वो बोलते थे कि उनके पास दैवीय प्राधिकार है, यानी ईश्वर ने उनको प्राधिकार दिया है कि वो शासन करें, ईश्वर ने उनको ये प्राधिकार दिया है कि वो राज करें। इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि इनके ऊपर नूर है, ये सीधा सूर्य भगवान के वंशज हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बात करें तो रघुकुल है कि नहीं, प्रभु राम, तो वहां भी उदाहरण क्या दिया जाता है? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित उनका पूरा वंश चला है, सूर्य से लेके आ रहे हैं वो। तो इसमें दैवीय प्राधिकार की एक संकल्पना होती है कि प्राधिकार का स्वरूप दैवीय भी हो सकता है। तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि प्राधिकार का स्वरूप करिश्माई हो सकता है, एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि प्राधिकार का स्वरूप दैवीय हो सकता है, और तीसरा जिसे बोला जाता है उसे हम कहते हैं जो विधिक हो या वैधानिक हो और इसी के साथ साथ तर्क पर आधारित हो, यानी वैधानिक हो, लीगल हो, तार्किक हो, यानी कि रेशनल हो, तार्किक वैधिक प्राधिकार, तार्किक और विधिक प्राधिकार। कायदे से यहां पर बात करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से, तो ये टॉपिक हमारे काम आएगा जब हम लोग सिविल सर्विसेज, भारत में लोक सेवक और सिविल सेवक के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो हमें काम आएगा, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि उनके पास तार्किक और वैधानिक या तार्किक और विधिक प्राधिकार है। अर्थात प्राधिकार का मतलब क्या हुआ? शक्ति जो वैध हो गई, जिससे किसी व्यक्ति के आचरण को, उसके कार्य को, उसकी सोच को आदि को प्रभावित किया जा सकता है, और इसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। तो अर्थात क्या हुआ? संविधान के पास क्या होता है? प्राधिकार होता है। यानी जब संविधान में कहा जाता है कि आपको इस प्रकार से अधिकार मिले हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें व्यक्तियों के धर्म संबंधी स्वतंत्रताओं की, तो अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म संबंधी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हुई हैं, लेकिन लोक व्यवस्था है ना, सदाचार, स्वास्थ्य आदि पहलुओं की कसौटी पर ही खरा उतरकर हम इन अधिकारों का उपयोग
कर सकते हैं या इन अधिकारों को अनुप्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी को अनुच्छेद 15 से कुछ अधिकार मिले हुए हैं या अनुच्छेद 19 से कुछ अधिकार मिले हुए हैं, मान लीजिए अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता है, लेकिन हम कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे बकायदा हमारे किसी मित्र देश या किसी अन्य देश से मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो जाएं, जिससे लोक व्यवस्था गड़बड़ होने का असर हो। घृणा वाक को हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर शक्ति का प्रयोग जो हो रहा है ना संविधान द्वारा, ये नकारात्मक नहीं हो रहा है, ये शक्ति का प्रयोग सकारात्मक है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या होता है, संविधान प्राधिकार रखता है। दूसरी बात यहां पे आप देखिए, सर्वोच्च है, मतलब कि संविधान का प्राधिकार किसी पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे नहीं है, सबसे ऊपर है। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि किसमें सर्वोच्च है, कौन से अन्य ऐसे दस्तावेज हैं जहां पर इस प्रकार से प्राधिकार की अवधारणा हो सकती है। तो यहां आपको सीधा समझना है कि किसी भी देश में या राज्य व्यवस्था में कई प्रकार के संविधान मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें विश्वविद्यालयों की, तो विश्वविद्यालयों के पास भी अपना संविधान होता है। अगर हम बात करें राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल के पास भी अपना संविधान होता है। तो कायदे से संविधान तो कई जगह मौजूद होता है, परंतु जब हम राष्ट्र राज्य के संविधान की बात करेंगे तो ये इन सब में सर्वोच्च होता है। ठीक है, पहली बात ये आती है। दूसरी बात आप समझिए, संविधान से ही ये निकलता भी है। अगर हम अनुच्छेद 13 का उदाहरण ले लें, तो अनुच्छेद 13 में विधि का बल रखने वाले के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कोई अध्यादेश हो, अधिसूचना हो, आदेश हो, नियम हो, विनियम हो, आदि आदि पहलू उसमें कहे हैं जो विधि का बल रखेंगे। या फिर एक और उदाहरण से समझिए, संसद विधि बनाती है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, संसद विधि बनाती है। आप ये भी जानते होंगे कि हो सकता है जब संसद को ना बुलाया जा सके, उसकी बैठक न कराई जा सके, तो कार्यपालिका की तरफ से भी आदेश पारित होता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। इसी के साथ साथ आप एक और चीज जानते हैं कि न्यायपालिका भी आदेश पारित करती है, हाँ या ना? बिल्कुल, न्यायपालिका आदेश पारित करती है। कोविड आपदा की हम बात करें तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय को तो बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है, जिन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था है, स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा शिविर किस प्रकार से चल रहे हैं, कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा आदेश पारित किए। तो कायदे से कई प्रकार के आदेश, नियम, कानून पारित होते रहते हैं, लेकिन ये सभी के सभी संविधान से नीचे होते हैं। अर्थात इन सब में सर्वोच्च क्या होगा? संविधान होगा। इसीलिए एक बात कही जाती है कि यदि आप इसको एक और बिंदु से समझना चाहें, तो संविधान किसी भी राज्य व्यवस्था में या देश में विधि के पदानुक्रम को स्थापित करता है। ठीक है, किसको स्थापित करता है? विधि का पदानुक्रम। पदानुक्रम समझते हैं आप लोग? अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर हमारे किसी कॉलेज में, आप सब हो सकता है कॉलेज में पढ़ रहे हो या सबने स्कूल पास तो किया ही होगा, तो स्कूल में आपके होते हैं कुछ बोर्ड मेंबर्स, उसी के साथ आपको नजर आएंगे प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, है कि नहीं, फिर सीनियर टीचर्स, फिर डिपार्टमेंट के कुछ हेड होते हैं, फिर जूनियर टीचर्स वगैरह वगैरह, और उसके बाद अन्य लोग जो काम करते हैं। तो जिस तरह से वहां पे पदानुक्रम है, ऐसी राज्य व्यवस्था में संविधान क्या करता है? विधि का पदानुक्रम स्थापित करता है, और इस पदानुक्रम में संविधान क्या होता है? सर्वोच्च होता है। तो एक ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा एक शब्द आपके मन में आ रहा होगा कि सर राजनीतिक समाज क्या होता है? ये भी शब्द तो यहां मौजूद है ना, इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? देखिए, राजनीतिक समाज के बारे में आप सिर्फ इतना समझिए, केवल और केवल कायदे से समाज को हम कई प्रकार से परिभाषित करते हैं। एक बड़ी सरल परिभाषा समाज की क्या होती है? ये वृहद व्यक्तियों से बना हुआ एक समूह होता है। समाज तो समूह होता है। आप अगर अकेले किसी टापू पर हो तो आप वहां समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हो सकता है समाजशास्त्र अध्ययन कर ले कुछ लोग, मेरी इस बात को काट दें। उनका मानना है कुछ लोगों का कि अगर जानवर के साथ है तो भी समाज बन सकता है, लेकिन यूपीएससी का जो लेवल है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनका ये जो तर्क है वो यहाँ पे कुतर्क बन जाएगा। मुख्यतः समाज बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा, और मेरी मानेंगे तो दो से ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता तो जरूर होती है, एक से भी ज्यादा तो चाहिए ही। यानी समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बहुत सारे वृहद व्यक्तियों का समूह होता है। एक ये तरीका है समाज को समझने का। दूसरा होता है कि समाज जो है वो परस्पर निर्भरता पर टिका होता है। ठीक है, अगर आप दो तरीके से देखना चाहें, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
समाज को आप ऐसे समझिए, नंबर एक आपको इसमें समझ लीजिए कि वृहद व्यक्तियों का समूह होता है समाज, पहली बात, ठीक है, व्यक्तियों का समूह। और दूसरी बात आप जान लीजिए समाज के बारे में, जो समाज को एकदम उसका आधारशिला की तरह है, कि समाज में परस्पर निर्भरता होती है, और यदि ये निर्भरता नहीं होगी तो शायद समाज अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। आप चाहें तो इसके लिए अपनी एनसीईआरटी की पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं, वहां आपको इन्हीं बातों को बहुत ज्यादा विस्तार के साथ बड़े बड़े उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया गया है एनसीईआरटी पुस्तकों के लेखकों द्वारा और उनकी टीम द्वारा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मुख्यतः हम यहां पर बात कर क्या रहे हैं, क्यों मैं कह रहा हूं कि यहां पर परस्पर निर्भरता है। देखिए, अब ये मार्कर से मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस मार्कर को मैंने नहीं बनाया, इसे कहीं से खरीदा है। जाहिर सी बात है, इसे खरीदने भी मैं नहीं गया। प्रोस्पेक्ट आईएएस के जो ऑफिस के लोग हैं, उसमें ऑफिस पर्सन ने इस मार्कर को खरीदा। इस मार्कर में इंक को भरना होता है बार बार, मैं नहीं भरता, कोई और मेरे लिए भर के देता है कि मेरा अब काम जो है ज्यादा सुलभ और सहज हो जाए। जो व्यक्ति इस मार्कर को खरीद के लाया, वो व्यक्ति किसी दुकान से लाया होगा, या फिर हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग किया गया होगा। वहां पर भी ये मार्कर कहीं से पहुंचा होगा, किसी रिटेल चेन द्वारा, हो सकता है वहां सीधा कंपनी से पहुंचा हो या किसी बिचौलिए से पहुंचा हो जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो, और उसके पास भी ये जो मार्कर है वो किसी फैक्ट्री से बनता है। फैक्ट्री में जाहिर सी बात है कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है और समाज में मशीनीकरण बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि मशीन भी इसमें लगी होगी। उस मशीन को किसी ना किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, उसकी पढ़ाई किसी ना किसी संस्थान से हुई होगी, उसकी पढ़ाई में हो सकता है आपका मेरा योगदान रहा हो टैक्स के जरिए, या फिर किसी और प्रकार की रियायत मिली हो। यानी देखिए, एक मार्कर में हम सब कैसे परस्पर रूप से निर्भर हैं। यही परस्पर निर्भरता दरअसल समाज की पहचान होती है। तो समाज तो इन्हीं दो बिंदुओं से आप जो है इसको समझ सकते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि न्यायोचित समाज है कि अन्याय पर आधारित समाज है वगैरह वगैरह। जब आप राजनीतिक समाज की बात करेंगे, जैसे ही इसके आगे मैं ये शब्द जोड़ देता हूं राजनीतिक, तो परिस्थितियां थोड़ी सी बदल जाएंगी। देखिए, जब कभी भी राजनीतिक शब्द जुड़ेगा ना, क्योंकि संविधान कमोबेश आपको राजनीतिक समाज में ही मिलता है, इसका अर्थ क्या होता है? पहली बात, राजनीतिक समाज में एक विशेष प्रकार के संस्थान की भूमिका होती है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। राजनीतिक समाज में क्या होता है? एक विशेष संस्थान का महत्व होता है या उसकी भूमिका होती है। इस संस्थान का नाम होता है राज्य, जिसके लिए सरकार उसके प्रशासनिक अंग के रूप में काम करती है, खासतौर पे आधुनिक राज्य। यानी राजनीतिक समाज में राज्य होगा। राज्य अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और राजनीति विज्ञान के केंद्र का विषय है। परंतु अभी के समय के लिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई समाज, कोई भी समाज अपने आप को राजनैतिक रूप में संगठित कर लेता है, क्या कर लेता है? राजनैतिक रूप में अपने आप को संगठित कर लेता है, तो कहते हैं कि वो राज्य बन जाता है। अर्थात इसमें कहीं ना कहीं आपकी पहचान उस राज्य से जुड़ जाती है, नंबर एक। नंबर दो, संगठित हो रहे हैं तो प्रणाली विकसित होगी। नंबर तीन, आपका कोई ना कोई राज्य क्षेत्र होगा, आप होंगे और आपको अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसीलिए जब कभी भी यूपीएससी पूछता है तो वो ऐसे ही घुमा फिरा के सवाल पूछता है। राज्य पर सवाल पूछा था उन्होंने, तो क्या कहते हैं कि राज्य में क्या क्या होता है? राज्य के 4 मूल तत्व होते हैं। एक, जिसे कहते हैं हम लोग संप्रभुता। आपकी प्रस्तावना की कक्षा में मैं संप्रभुता को आपको विस्तार से समझाऊंगा, परंतु आज की कक्षा में मैं आपको एक ऐसा वाक्य दे दूंगा जो आप हमेशा बोलेंगे तो सही कहलाएंगे। संप्रभुता का सीधा एक अर्थ होता है विधिक आधारों पर, जीएस के लिए, पॉलिटी के लिए, विधि बनाने की स्वतंत्रता। मतलब ना तो बाहरी रूप में ना अंदरूनी रूप में आप किसी पे निर्भर हैं या आपके ऊपर किसी का दबाव है कि आप किस प्रकार की विधि को बनाएं। यानी संप्रभुता से क्या आशय होता है? इसके विधि बनाने की स्वतंत्रता से संबंध रखता है और इसके 2 आयाम होते हैं, अंदरूनी और बाहरी। राज्य का जो दूसरा मूल तत्व होता है उसे बोला जाता है सरकार। देखिए, सरकार एक संस्थान भी है और सरकार एक प्रक्रिया भी होती है। संस्थान कैसे है? सरकार में एक ढांचा होता है, राज्य में भी ढांचा है और उसी का निरूपण सरकार में हमें देखने को मिलता है।
एक प्रणाली होती है, औपचारिक नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाता है। इसी के साथ साथ सरकार में आपको एक और बात मिलेगी कि ये एक प्रक्रिया के रूप में भी काम करती है। जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, लाल बत्ती है, रेड लाइट है, रोड के बाएं साइड गाड़ियां ऐसे चलेंगी, दाएं साइड ऐसी चलेंगी। क्यों? क्योंकि सरकार वहां मौजूद है लाल बत्ती के रूप में, और वो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया का विनियमन कर रही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लाल बत्ती को क्रॉस कर जाता है, तोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? उसको दंड झेलना पड़ता है, क्योंकि उसको चालान कटता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अर्थात सरकार का मतलब क्या हुआ? सरकार किसी भी समाज में, या सरकार शब्द किसी भी समाज में उस औपचारिक प्रक्रिया से संबंध रखता है या उस औपचारिक संस्थान से संबंध रखता है जिसके पास उस समाज के लिए नियम और कानून बनाने की क्षमता हो तथा इसको लागू करने की भी क्षमता हो। खाली नियम कायदे कानून बना लोगे तो वो ख्याली पुलाव से कम नहीं होंगे, उसको लागू करने की भी क्षमता सरकार के पास होनी चाहिए। और लागू करने के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आती है उसे कहा जाता है दंड का प्रावधान। तो सरकार दंडित भी करती है। आधुनिक राज्य के संबंध में यदि हम बात करें, पहले राज्य और सरकार एक साथ नहीं थे, ये बाद में एक साथ जुड़े हैं। ये अलग विषय है, अनुच्छेद 12 से संबंधित विषय है, उसी दिन हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए हम इतना जरूर जान सकते हैं कि आधुनिक राज्य की जब हम बात करें तो राज्य और सरकार एक साथ आ जाते हैं और सरकार राज्य का प्रशासनिक अंग बनकर उभरती है। तीसरा चीज जो आपको एक बहुत मूल तत्व होता है किसी भी राज्य का, उसे बोला जाता है कायदे से उस राज्य का राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कोई ना कोई टेरिटरी जहां पर ये राज्य इस सरकार द्वारा अपनी संप्रभुता को अनुप्रयोग में ला सके। राज्य क्षेत्र ही नहीं होगा तो राज्य किस बात का? कहां राज करेंगे आप? किसके ऊपर शासन करेंगे? तो राज्य क्षेत्र को एक अहम कसौटी माना जाता है। और राज्य क्षेत्र केवल जमीन के ऊपर की सतह नहीं हुई। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का एक नमूना मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए मैं इसको राज्य कह रहा हूं तो ये ऊपर की सतह राज्य के अंदर आती है। जमीन के नीचे जो है, खदानें, संसाधन, प्राकृतिक, पानी, सब कुछ राज्य के अंदर आता है। और इसके ऊपर भी वो भी राज्य का दायरा कहलाता है, जिसे हम लोग एयर स्पेस कहते हैं। यहां तक कि अगर इसके इर्द गिर्द समंदर है तो कुछ हद तक समंदर में भी राज्य का दायरा या राज्य क्षेत्र रहता है। कायदे से यदि आप आज के समय की बात करें तो अंटार्कटिका को यदि हम छोड़ दें तो लगभग पूरा विश्व राष्ट्र राज्यों में बटा हुआ है। इसके बाद जो एक चौथा इसमें बहुत महत्वपूर्ण मूल तत्व होता है उसे बोला जाता है जनसंख्या। आखिर राज्य जो है वो शासन किस पर करेगा? समाज में कौन है जिन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप में संगठित किया है? जानवर आपस में थोड़ी संगठित करेंगे, पेड़ पौधे आपस में थोड़ी संगठित करेंगे। संगठित करते हैं व्यक्ति एक दूसरे को, जो उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिक और निवासी, दोनों आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज के क्लास के लिए। और साथ में जब ये मिल जाते हैं तो हम कायदे से बोलते हैं कि ठीक है ये सब लोग यहाँ रह रहे हैं, मुख्यतः जिसे हम कहते हैं नागरिक। तो ये जो नागरिक होते हैं किसी राज्य के, ये उसकी जनसंख्या के दायरे में आते हैं। कभी कभी इसमें नागरिकों के अलावा भी लोगों को जोड़ लिया जाता है, क्योंकि एक समय तक वो निवास भी कर रहे होते हैं जिनके ऊपर राज्य शासन करता है। तो राज्य के 4 मूल तत्व होते हैं: संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, राज्य क्षेत्र। राजनीतिक समाज में जो प्राथमिकता होती है किसी संस्थान की, वो राज्य की होती है। ये पहली बात हुई। दूसरा चीज जो किसी राजनीतिक समाज में आपको मिलेगा इसके अलावा, राज्य के अलावा, उसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस राजनीतिक समाज में संविधानवाद की भूमिका होती है। मतलब ये सोच के चला जाता है कि जो हमारा ये राज्य है ये अपने सीमा में रहते हुए काम करेगा, यानी इसके जो प्राधिकार और शक्तियां हैं इसके ऊपर संविधान द्वारा अंकुश लगाया जाएगा, इसको सीमा में रखा जाएगा। जो तीसरा चीज किसी भी राजनीतिक समाज में होता है उसे हम बोलते हैं संविधान सम्मत सरकार, या फिर ऐसी सरकार जो जन की सहमति से बनी हो। ठीक है, यानी सरकार में जनता की सहमति हो। अंग्रेजी में कई बार इसको बोला जाता है कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड। जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है या जो शासित हैं उनकी सहमति से सरकार बने। ठीक है, जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है या जो शासित व्यक्ति है उनकी सहमति से सरकार का निर्माण हो। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोल देते हैं? कंसेंट ऑफ द
गवर्नड। देखिए आप लोग अंग्रेजी पे ये भी कुछ शब्दों को अपने दिमाग में रखिएगा। और ये जो सहमति है ये प्रत्यक्ष हो सकती है, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। उदाहरण से समझिए, जब हम सांसदों को चुनते हैं तो वहां हम अपनी सहमति प्रत्यक्ष रूप में दे रहे हैं चुनाव में जाके, है ना, ईवीएम का बटन दबा के। लेकिन जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, या इससे भी अच्छा उदाहरण जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो वहां हमारी सहमति अप्रत्यक्ष होती है, क्योंकि हम सीधे तौर पर उनका चुनाव नहीं कर रहे होते हैं। भारत एक संसदीय प्रणाली है। और इसके बाद जो चौथी चीज किसी राजनीतिक समाज में होती है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब कभी राज्य अपने काम को पूरा नहीं कर रहा, जब कभी ये राज्य और सरकार का गठजोड़ अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहा, या सबसे बड़ी परिस्थिति जिस आधार पर इसका निर्माण हुआ है ये उसी आधार का उल्लंघन और हनन कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के पास अपनी सहमति वापस ले लेने का भी विकल्प होता है। यानी नागरिक क्या कर सकते हैं, अपनी सहमति को वापस ले सकते हैं। कायदे से ये राजनीति विज्ञान में या शास्त्र में इस प्रकार से समझ लिया जाता है। लेकिन अगर हम जीएस लेवल की बात करें तो जाहिर सी बात है इसके माध्यम से तो लोग क्रांति भी कर बैठेंगे। अब यूपीएससी की तैयारी में क्रांति की तैयारी तो नहीं हो सकती, तो हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे चुनाव होता है तो राजनीतिक समाज इस तरीके का होता है। ये धार्मिक समाज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसमें धर्म के अंश हो सकते हैं। हम यहाँ पे जातिवादी समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो अपने आप को राजनीतिक रूप से संगठित करके आगे बढ़ रहा है। और मुख्यतः जो संविधान होता है ये कमोबेश एक राजनीतिक समाज में ही पाया जाता है, जिसकी ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं कि वहां एक राज्य होगा, संविधानवाद होगा, सहमति आधारित सरकार होगी, और सहमति को वापस लिया जा सकता है, या अन्य शब्दों में जिसकी सरकार है उसको बदला जा सकता है, परस्पर चुनाव वगैरह किए जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको संविधान की एक शुरुआती स्तर पर एक समझ को विकसित करना है। इसी के साथ साथ इसमें एक और बात आप जोड़ दीजिए कि जब कभी भी हम लोग संविधान की बात करते हैं, और खासतौर पे हम भारतीय संविधान की बात करेंगे, तो हम कायदे से आधुनिक संविधान के दौर में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये संभव है कि आधुनिक संविधान या आधुनिक समय से पहले भी संविधान रहे हों, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, आधुनिक संविधान का दौर। अर्थात हम उन संविधानों से सरोकार रख रहे हैं जो मुख्यतः 18वीं और 19वीं शताब्दी में बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आप इस शताब्दी से पहले के बने हुए संविधानों की बात करेंगे तो उनका स्वरूप और उनकी रचना समावेशी नहीं थी, स्वरूप भी उनका समावेशी नहीं था, और उनके बनने की विधि भी अलग थी। आधुनिक संविधान का दौर दरअसल उन संविधानों से जुड़ा हुआ है जो कमोबेश समाज में किसी उथल पुथल या बहुत बड़े संरचनात्मक परिवर्तन का परिणाम हो। जैसे हम अमेरिकी संविधान को देखते हैं, अमेरिकी संविधान या अधिकारों की या स्वतंत्रता की उद्घोषणा, ठीक है, या फिर हम लोग फ्रांस में देखते हैं नागरिकों और आदमियों के अधिकारों की उद्घोषणा, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिकन। इन दोनों को आप देखें तो बहुत बड़ी क्रांति होती है। अमेरिकी क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, और उसी प्रकार से यदि हम भारत को देखें तो भारत में भी एक प्रकार से एक लंबा आंदोलन चला, और तब जाके हम भारतीयों का जो सपना था कि हमारा संविधान हम स्वयं बनाए, उसको एक ढांचा मिल पाया, संविधान सभा नाम की संस्था बन पाई, और तब हमारा संविधान प्राप्त हुआ। एक और जो विशेष पहलू है, यानी पहला हो गया कि इनकी जो रचना है ये किसी परिवर्तन से जुड़ी हुई है, यानी हम कायदे से उन संविधानों की बात करेंगे जो एक परिवर्तन का परिणाम है, उथल पुथल इतिहास में या अतीत में हुए एक बहुत बड़े किसी घटनाक्रम का परिणाम हो। दूसरा बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इनका उद्देश्य भी आपको अलग मिलेगा। मतलब कि जब आप कभी इनके उद्देश्य के संबंध में बात करेंगे तो हम इन संविधानों में देखते हैं कि इनका जो गंतव्य है वो बड़ा आदर्श वाला होता है। जैसे कि भारतीय संविधान का उदाहरण ले लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा इसके समस्त नागरिकों को
न्याय, स्वतंत्रता, समता वगैरह वगैरह करके प्राप्त कराने के लिए आज 26 नवंबर एतद द्वारा, और फिर हमने अपने आप को ये संविधान जो है आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया और इसे अधिनियमित किया। देखिए प्रस्तावना की शुरुआती जो बोल है इसमें कितना बड़ा दर्शन छुपा हुआ है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम भारत की प्रकृति कैसी होगी, जिसपे यूपीएससी ने प्रधान परीक्षा में सवाल पूछा। भारत की प्रकृति के साथ भारत के नागरिकों को क्या क्या मिलेगा। भारत के संविधान को बनाया किसने, तो भारत के लोगों ने। यह संविधान किसके लिए बना है, तो भारत के लोगों के लिए और नागरिकों के लिए। बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है, इतने बड़े बड़े आदर्श मिलते हैं। न्याय स्थापित करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 10 तरह की बातें आपको इसमें मिल जाता है कि इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो अभी मैं इसके अनुक्रम में नहीं जाऊंगा क्योंकि अनुक्रम प्रस्तावना की कक्षा में हम लोग अनुक्रम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा था कि आधुनिक संविधान का जो दौर है इसमें पहला होगा कि यह किसी परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन का परिणाम होता है, और दूसरा होगा कि इस संविधान में मानकीय आदर्श, मानकीय उद्देश्य, बड़े बड़े आदर्श और गंतव्य, कहां हमें समाज को पहुंचा देना है, इसके संबंध में आपको शब्द मिलते हैं, मूल्य मिलते हैं, सिद्धांत मिलते हैं, प्रक्रियाएं मिलती हैं, अधिकारों का स्वरूप ऐसा होगा, शासन प्रक्रिया इस प्रकार से वर्णित की गई होगी कि उस तरफ हम अग्रसर हो सकें। तो हम कौन से संविधान की बात कर रहे हैं, आधुनिक संविधान की बात हम कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए कि पहला संविधान का दर्जा किसे प्राप्त है, तो आप उसमें अमेरिकी और फ्रांसीसी उदाहरण मत डालिएगा। कायदे से आधुनिक समय से पहले ही वर्ष 1215 में आपको ले चलता हूं। वर्ष 1215 में इंग्लैंड की धरती पर एक संधि हुई थी जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, और मुख्यतः विश्व के पहले संविधान का दर्जा इसे प्राप्त है। आज इस पर बहस भी हो रही है, जैसे हमारे यहां भारत के भूभाग में भी कई प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं, परंतु कमोबेश इस बात को मान लिया गया है कि विश्व का पहला संविधान मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा की संधि ही था। तो इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। संविधान की कुछ आरंभिक बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था, कैसे इसकी परिभाषा को समझे वगैरह वगैरह। अंत में एक और बात जो मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कायदे से आप इसे दस्तावेज की तरह देखें, पर इसे आप एक संहिताबद्ध दस्तावेज की तरह देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके ऊपर और बड़ी टिप्पणी मैं अब इस वाले भाग में आपके सामने करूंगा। इसको हम मिटा देते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट या कुछ लिया होगा, और आपका जो क्लास का एक सप्लीमेंट्री पूरक एक आपके पास एक मटेरियल होगा वो आपके हाथ में पहुंच जाएगा, और ऑनलाइन भी उसे अपलोड हम लोग कर चुके हैं, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यदि आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा डिक्टेट भी करा सकता हूं। चलिए अपनी कॉपी खोलिए और इसको थोड़ा सा लिखिए। और जब कभी आप यूपीएससी की तैयारी चूंकि आप अब शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो नोट्स बनाने की विधि है उसको प्रयास कीजिए कि वो प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से बने। वो ऐसे ना बने कि आप केवल एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, पॉइंट्स पे पॉइंट लिखे जा रहे हैं, लेकिन आप प्रश्नों को चिन्हित नहीं कर पा रहे या प्रश्नों के साथ संबंध रखते हुए नोट्स नहीं बना रहे हैं। इस गलती को आपको नहीं करना है। तो आप एक प्रश्न लिखिए, संविधान से क्या अभिप्राय है। लिखिए सब लोग, संविधान से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन मार्क। संविधान को विधियों में सर्वोच्च प्राधिकार युक्त, संविधान को विधियों में सर्वोच्च प्राधिकार युक्त दस्तावेज क्यों माना जाता है। विधियों में सर्वोच्च प्राधिकार युक्त दस्तावेज क्यों माना जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, आपको क्या प्रयास करना है, इसका आंसर लिख के लाना है ताकि मैं देख सकूं कि आपका लेखन कौशल विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको इस प्रकार से लिखिए। पहला बिंदु लिखिए, किसी भी राजव्यवस्था में, किसी भी राजव्यवस्था में संविधान, किसी भी राजव्यवस्था में संविधान राज्यतंत्र का निर्माण करता है। किसी भी राजव्यवस्था में संविधान राज्यतंत्र का निर्माण करता है। राजतंत्र मत लिख दीजिएगा, कॉमा,
सामाजिक परिवर्तन संबंधी, कॉमा, सामाजिक परिवर्तन संबंधी प्रावधान वर्णित करता है, प्रावधान वर्णित करता है, तथा एक इकाई के रूप में, तथा एक इकाई के रूप में जन को, तथा एक इकाई के रूप में जन को राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है, प्रदान करता है। पूर्ण विराम। अगला बिंदु लिखिए, संविधान से अभिप्राय, संविधान से अभिप्राय किसी राजनीतिक समाज में, संविधान से अभिप्राय किसी राजनीतिक समाज में सर्वोच्च प्राधिकार युक्त दस्तावेज से होता है, किसी राजनीतिक समाज में सर्वोच्च प्राधिकार युक्त दस्तावेज से होता है, जो लिखित एवं अलिखित, जो लिखित एवं अलिखित दोनों हो सकता है। पूर्ण विराम। समाज में, इसी बिंदु में लिखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के नियमों के समूह, समाज में विभिन्न प्रकार के नियमों के समूह तथा संविधान मौजूद हो सकते हैं, तथा संविधान मौजूद हो सकते हैं, परंतु परंतु उस समाज में रहने वाले लोग, परंतु उस समाज में रहने वाले लोग या नागरिक, कौमा व्यक्ति या संस्थान, नागरिक, कौमा व्यक्ति या संस्थान सामूहिक तौर पर या सामूहिक आधारों पर इस संविधान का पालन करते हैं, इस संविधान का पालन करते हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चूंकि समाज में कई प्रकार की विधियां मौजूद होती हैं, चूंकि समाज में कई प्रकार की विधियां मौजूद होती हैं, जिनमें कई प्रकार की विधियां मौजूद होती हैं, जिनमें पदानुक्रम स्थापित किया जाता है, जिनमें पदानुक्रम स्थापित किया जाता है, ताकि प्रत्येक विधि का स्थान, ताकि प्रत्येक विधि का स्थान और स्तर व्यवस्थित किया जा सके, ताकि प्रत्येक विधि का स्थान और स्तर व्यवस्थित किया जा सके। पूर्ण विराम। संविधान इस पदानुक्रम को स्थापित करता है, संविधान इस पदानुक्रम को स्थापित करता है और इनमें सर्वोच्च होता है, और इनमें सर्वोच्च होता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संविधान में प्राधिकार निहित है, संविधान में प्राधिकार निहित है, जिसे शक्ति का वैध स्वरूप माना जाता है, जिसे शक्ति का वैध स्वरूप माना जाता है। पूर्ण विराम। और अंत में लिखिए, संविधान का प्रमुख कार्य, संविधान का प्रमुख कार्य विभिन्न कानूनों या नियमों, संविधान का प्रमुख कार्य विभिन्न कानूनों या नियमों को एक दस्तावेज में अत्यधिक स्तर तक, एक दस्तावेज में अत्यधिक स्तर तक संहिताबद्ध करना होता है, अत्यधिक स्तर तक संहिताबद्ध करना होता है। पूर्ण विराम। और अंतिम वाक्य लिखिए, कानूनों के संग्रह होने के अलावा, कानूनों का संग्रह होने के अलावा संविधान में सिद्धांत कौमा मूल्य, सिद्धांत कौमा मूल्य
कॉमा आदर्श, आदर्श आदि मौजूद, आदि मौजूद हो सकते हैं, आदि मौजूद हो सकते हैं, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न लिखिए अभ्यास के लिए। आधुनिक संविधान के काल से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संविधान के काल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। इस वर्गीकरण का संविधान पर, इस वर्गीकरण का संविधान पर क्या प्रभाव है? इस वर्गीकरण का संविधान पर क्या प्रभाव है? क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न को आपको स्वयं लिखने का प्रयास करना है जो आपको लर्निंग एड मिला हुआ है। पूर्ण विराम। 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो जैसे आप लोग ये कर रहे थे ना, तो अब आप लोगों ने इतना समझ लिया कि कायदे से आप इसे कैसे समझते हैं ना। संविधान की आरंभिक परिभाषा जो आप लोग समझना चाह रहे थे, आप लोग को रटना नहीं है। यूपीएससी में यदि आप मान लीजिए एक बड़ी ही औसत किस्म की अगर आप परिभाषा लिख के आते हैं तो शायद आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे आपके मेंस में या प्री में। तो अब मैं आपसे कुछ प्री लायक सवाल फिर से पूछता हूँ। क्या संविधान सिर्फ लिखित और अलिखित होता है, या ज़्यादा बेहतर है ये कहना कि कानूनी प्रावधानों को संहिताबद्ध किस स्तर तक किया गया है? अभी मैं इस पर और विस्तार से आपको फिर से क्लास में करा दूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये एक ऑनलाइन क्लास है हम लोगों का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, ठीक है। आप इधर आ जाइए, अगर आप बैठना चाह रहे हैं ना तो आप आराम से बैठ जाइए। और ठीक है, तो जैसे किरण आप जो सवाल पूछ रही थी, एक चाय ला देना आकाश। किरण आप जो सवाल पूछ रही थी ना कि सर स्वरूप के आधार पे वर्गीकरण या संविधान का वर्गीकरण हमें किताबों में मिलता नहीं है। देखिए आप एकदम सही सोच रही हैं। जब आप पुस्तकें पढ़ती हैं तो आम आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वहाँ पे आपको ये मिलेगा नहीं। और इसीलिए मैं जब आपको पढ़ा रहा था ये टॉपिक पहले, तो मैंने आपको यही समझाना चाहा था कि जब कभी भी आप संविधान का वर्गीकरण करना चाह रहे हैं तो उसको आप 3-4 आधारों पर कर सकते हैं। अब आरंभिक परिभाषाओं में तो आपको अंतर होगा ही, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो पहला वर्गीकरण क्या मैंने सिखाया था, आप लोगों को वर्गीकृत करना है स्वरूप के आधार पे, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको स्वरूप के आधार पे वर्गीकृत करते हैं तो मुख्यतः बात क्या होती है। सबसे पहले हम स्वरूप के आधार पे संविधान को कैसे वर्गीकृत करते हैं, आपको मैंने क्या बताया था बहुत दिनों पहले। नंबर 1, यहां पे लोग क्या करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि संविधान लिखित है या फिर अलिखित है, यही ना समझना चाहते हैं। अब देखिए ये दरअसल अगर आप इस सोच पे अब टिके रहे तो आप दरअसल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की नहीं। मैं क्लियर आपको बता देता हूं, यदि आप आज भी इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि लिखित और अलिखित में बांटना चाह रहे हैं तो आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि ये आज ये जो विभाजन है ये आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। और मैं जो वाक्य बोलने वाला हूं इसको आप लोग कहीं भी चेक कर सकते हैं। आज के समय में ऐसा कोई संविधान नहीं है जो पूर्णतः अलिखित हो, यहां तक कि ब्रिटेन का भी। आप जानते हैं 2010 के आसपास ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उन्होंने इतना बड़ा एक दस्तावेज भेजा अपना बाकायदा सॉवरन के पास, जो ताज के पास, कि हमें भी अपने संविधान को पूर्णतः लिखित कर देना चाहिए। तो संविधान को ये लिखित रूप में उसका स्वरूप बदलने का जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः हर जगह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्णतः लिखित हो। इसको भी समझिए मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को। भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है, लेकिन उसी के साथ हमारे पास दंड प्रक्रिया संहिता है कि नहीं है, हमारे पास अन्य संहिताएं हैं कि नहीं है, साथ ही साथ बहुत सारे कानून है कि नहीं है। तो ये भी होता है कि लिखित और अलिखित का जो विभाजन है ना, ये विभाजन आ कहां से रहा है? ये विभाजन आ रहा है इस विचार से कि कानूनी प्रावधान किस प्रकार से मौजूद हैं किसी भी राज्य व्यवस्था में। कानूनी प्रावधान आप समझते हैं, जो पूरा का पूरा लीगल प्रोविजंस है ना, कौन कौन से कानून है। अगर कानूनी प्रावधानों को पूर्णतः लिखित कर दिया गया तब तो मैं आपकी बात मानूं भी कि हाँ भाई संविधान पूर्णतः लिखित है, और यदि कानूनी प्रावधान पूर्णतः अलिखित है तो मैं आपकी बात को मानूं कि हाँ भाई संविधान पूर्णतः अलिखित है। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे किस शब्दावली का प्रयोग करना है अपने उत्तर में? आपको ये लिखना है कि लिखित और अलिखित से ज्यादा बेहतर ये है ये हम ये जाने कि किसी भी राज्य व्यवस्था में कानूनी प्रावधानों को किस स्तर तक, ठीक है, पहला शब्द क्या है, स्तर तक, किसी दस्तावेज में, है ना, किसी डॉक्यूमेंट में संहिताबद्ध किया गया है।
ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग? संहिताबद्ध किया गया है। और कायदे से संविधान का एक सबसे प्रमुख कार्य होता है कानूनी प्रावधानों को संहिताबद्ध करना, मतलब कि कोडिफाई करना। तो हमें क्या समझना चाहिए? किसी भी राज्य व्यवस्था में कानूनी प्रावधानों को किस स्तर तक पूर्णतः किसी दस्तावेज में संहिताबद्ध कर दिया गया है। यदि संहिताबद्ध बहुत अधिक स्तर तक होता है तो हम बोलते हैं लिखित संविधान है। यदि संहिताबद्ध बहुत निम्न स्तर तक हुआ है या नहीं हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान है। इसके अलावा यूपीएससी आपसे एक और सवाल यहां से पूछता है और वो कुछ इस प्रकार से है। कभी कभी लिखित संविधानों के लिए जो शब्दावली का प्रयोग होता है वो लिखित ना होकर क्या प्रयोग किया जाएगा? निर्मित। ठीक है, क्या शब्द का प्रयोग होगा? निर्मित। निर्मित का मतलब क्या है? किसी एक समय पर कुछ प्रतिनिधियों द्वारा या किसी सभा द्वारा या किसी इकाई द्वारा निर्माण किया गया हो, है ना? क्लियर हो रहा है? ठीक है किरण, एक मिनट मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अरे बाप रे बाप, एक के बाद एक जवाब दे रहे हो सबके सब। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है? अलिखित में किस शब्द का प्रयोग होगा? अच्छा मान लो अलिखित में क्या बोलेंगे? लिखित में अगर निर्मित है तो क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ, अभी आंसर याद आ जाएगा। चलो 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आंसर दो। एकदम करेक्ट, करेक्ट करेक्ट रिंकी। लिखित में आप इसको क्या बोलेंगे? विकसित है। यानी समय के साथ प्रक्रियाएं, प्रावधान, अलग अलग कानून, नियम, विनियम वगैरह क्या होते रहे? विकसित होते रहे। तो स्वरूप के आधार पे जब हम बांटने का प्रयास करते हैं संविधान को, तो हमारी शुरुआत कहां से होती है बच्चों? लिखित और अलिखित से होती है। लिखित के लिए हम लोग निर्मित भी कह सकते हैं, अलिखित के लिए विकसित कह सकते हैं। तभी तो बोलते हैं ना ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। क्यों? समय के साथ विकसित हुआ है। ब्रिटेन के संविधान को कहां लेके जाते हैं हम लोग? 1215। 1215 में ऐसा क्या हुआ था? उत्तर दीजिए फटाफट, 5 सेकंड। 1 2 3, बिल्कुल सही, मैग्ना कार्टा, है ना? 1215 में क्या हुआ था? मैग्ना कार्टा। अच्छा ये बताइए मैग्ना कार्टा को क्या बोलते हैं? 5 सेकंड। एकदम करेक्ट मंजूर, मैग्ना कार्टा को बोलते हैं विश्व का पहला संविधान। करेक्ट, आपके 3 सवाल यूपीएससी के सही हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास लर्निंग एड भी मैंने दिया हुआ है, उसको भी आप अपने हिसाब से रेफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और बात जान लीजिए कि कायदे से कभी कभी मान लीजिए यहां से अगर आपको यूपीएससी को एक जटिल सवाल पूछना हो, तो जटिल सवाल आपसे कैसा बनेगा? वो ये पूछेंगे कि किसी संविधान के अलिखित होने से या विकसित होने से उस राज व्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? ठीक है, दुष्प्रभाव क्या पड़ सकता है? आपसे यह सवाल मेंस में पूछा जा सकता है। मान लीजिए अगर आपसे कोई जटिल प्रश्न यहां से निकालना होगा ना, तो ये पूछेंगे। अब पूछिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे पढ़ें। आपका एक टॉपिक है भारतीय संवैधानिक संरचना की अन्य देशों के संविधान से तुलना, ये आपका टॉपिक है। अब उस टॉपिक को अक्सर कैसे आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर कैसे हो रहा है, ख्याली पुलावा पढ़ लेते हैं। आपको वैसे सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए। यूपीएससी का यू जो होता है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है। आपकी समझदारी हर प्रकार से बननी चाहिए। अगर आपका ये टॉपिक है तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान लिखित है, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित गिना जाता है, ये संवैधानिक तुलना हो गई, तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो एक आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए अलिखित संविधान होता, हम भी मान लीजिए उसी पर चलते, तो क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए कायदे से आप इसको ऐसे समझें, भारत में किस प्रकार की सरकार है, कौन सी प्रणाली है हमारे यहां पर? भारत में राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है बच्चों? आंसर दीजिए। आपका नाम बेटा? संदीप, बोलो कौन सी राजनीतिक प्रणाली है, बताओ। है बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पे क्या है? संसदीय प्रणाली की सरकार है ना? ये सही उत्तर दिया आपने, संसदीय प्रणाली की सरकार है। संसदीय प्रणाली की सरकार की विशेषता क्या होती है? अध्यक्षीय प्रणाली से कैसे अलग होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन सब बताइए। हाँ बोलो, गलत ही बोलो। देखिए एक वाक्य में देखिए, संसदीय प्रणाली की सरकार पता है क्या होती है? देखिए है क्या, राजनीतिक प्रणाली से आपका अर्थ क्या होता है? आप ये समझना चाह रहे हैं कि जो हमारे सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है ना? सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। ऐसे हम लोग समझते हैं।
राजनीतिक प्रणाली दरअसल आपसे ये प्रश्न का उत्तर मांगती है कि इनके आपसी संबंध कैसे हैं। ठीक है, मुख्य बात समझ लो, है ना। राजनीतिक प्रणाली का अर्थ क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है राजनीतिक प्रणाली में संसदीय प्रणाली का क्या अर्थ हुआ, तो आप क्या जानना चाहेंगे? विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध क्या है, शक्ति संबंध, यही जानना आप चाह रहे हैं और कुछ नहीं। मान लीजिए मैं लिख दूं अध्यक्षीय प्रणाली, तो भी आप क्या जानना चाह रहे हैं? विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध है। न्यायपालिका को थोड़ा अलग रखिए, मुख्यतः हम किसके दायरे में रहेंगे? इन दोनों के दायरे में रहेंगे। अब देखिए अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन होता है कि नहीं। जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका में, क्या वो वहां के सदनों के सदस्य होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो अलग होते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, क्या विधायिका के सदस्य होना उनका मान अनिवार्य है? बिल्कुल हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? संसदीय प्रणाली की सरकार से अभिप्राय उस प्रणाली की सरकार से है जहां पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में शक्ति का केंद्रीकरण हो, ठीक है, संयोजन हो, है ना। दूसरा यूपीएससी क्या पूछता है? इसका मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है ना। यही तो प्रश्न पूछेंगे आपसे, वो यूपीएससी घुमा फिरा के यही पूछता है। तो अब देखिए, कायदे से अगर आप राजनीतिक प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, तो इसमें एक सिद्धांत चलता है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, ठीक है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, यहीं से यूपीएससी ने मेंस में एक सवाल पूछा था, बहुत बच्चे गलत कराए थे। संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी राज व्यवस्था में यदि वो लोकतांत्रिक है, नंबर एक, दूसरा गणतांत्रिक हो, चाहे सापेक्ष हो चाहे पूर्ण हो, और तीसरा यदि वहां पर प्रतिनिधित्व करने वाला कोई इकाई है, जैसे मान लीजिए विधायिका है, हमारे यहां संसद, ब्रिटेन में भी संसद, मदर ऑफ पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट, तो सर्वोच्च कौन सा अंग होगा? तीनों अंगों में संसद सर्वोच्च होगी। क्यों? क्योंकि वो जन प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है, ऐसे पढ़ा दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर लिखित संविधान न हो और अलिखित हो, तो अलिखित का मतलब क्या हुआ? कानूनी प्रावधानों को बड़े स्तर तक किसी एक दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं किया गया है। अलिखित का ये मतलब हुआ। लिखित का हुआ कि कर लिया गया है। इसका मतलब क्या कानून सही है, क्या कानून गलत है, कैसा कानून बनेगा, किस तरह का बनना चाहिए, इसका निर्णय अंत में कौन ले रहा होगा? कानून बनाने वाला सरकार का अंग, यानी कि विधायिका या संसद। इसका मतलब क्या है? अगर दलीय राजनीति है, गठबंधन भी नहीं है, मतलब ये निकल के आता है कि आपका एक अंग कायदे से, जिसमें लोग निर्वाचित हैं, है ना। देखो क्या होगा यहां पे, संसद है, संसद में निर्वाचन हुआ, निर्वाचन से संसद के नेता चुने गए और सरकार बनी। लेकिन ये सरकार संसद में किस प्रकार के नियम बनाएगी, किस प्रकार के कानून बनाएगी, वगैरह वगैरह, इसके लिए मार्गदर्शन या इस पे नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। यही ना मतलब हुआ। अर्थात एक शब्द चलता है निर्वाचित तानाशाही। क्या चलता है? निर्वाचित तानाशाही। और कमोबेश ये पाया गया है कि ब्रिटेन जैसे देशों में हमें निर्वाचित तानाशाही देखने को मिलता है कि वहां पे जो सदन है, संसद मुख्यतः, वो इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि वो संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन करते हुए जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है। अब आपसे अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसमें जीएस पेपर 4 और 2 दोनों में सवाल आता है। भारत के संविधान निर्माता इस तर्क को जानते थे या इससे परिचित थे? भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया। क्या किया? संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया। अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां पे न्यायपालिका को भी कायदे से हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसके बराबर स्थान नहीं मिला हुआ है। वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स अंतिम हाउस है अपील का, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है। तो वहां पर क्या है? विधायिका इन दोनों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। अब आप देखिए यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या था? अब यहां से मैं आपको एक जटिल जानकारी दे देता हूं। जब कभी भी आप प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थानों की बात करेंगे ना, और यूपीएससी आपसे पूछ दे कि इनका प्रमुख वैधता का आधार क्या है, तो आप उसको प्रतिनिधित्व में मत खोजिएगा। संसद इसलिए अच्छी नहीं है कि वो प्रतिनिधित्व कर रही है, या उसकी बात इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि वो प्रतिनिधित्व करती है, नहीं।
संसद की वैधता टिकी हुई है उसके जनता के प्रति उत्तरदायित्व में, न कि जनता के प्रतिनिधित्व में। प्रतिनिधित्व से ऊपर है उत्तरदायित्व। और दूसरी बात, भारत में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। यह भारत का नवीनीकरण है। तो स्वरूप के आधार पे तुलना करोगे तो कैसे तुलना करोगे? ब्रिटेन में जाहिर सी बात है अलिखित विकसित संविधान, जिसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? निर्वाचित तानाशाही। भारत में इस चीज को नहीं रखा गया, भारत में लिखित, निर्मित या इस प्रकार का संविधान जिसमें संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रबल है। इस प्रकार से आप इसको समझने का प्रयास करें। और एक और चीज जो ध्यान रखना है, जो यहां से यूपीएससी पूछ सकता है, वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अगर संविधान लिखित हो या निर्मित हो या बड़े स्तर तक कानूनी प्रावधानों को संहिताबद्ध कर दिया गया हो, इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, मुख्यतः ये करता पता है क्या है? एक कॉन्सेप्ट चलता है जिससे प्री में सवाल कभी कभी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं विधि का पदानुक्रम। क्या शब्द प्रयोग करते हैं? विधि का पदानुक्रम। जब कभी आपके राजव्यवस्था में कोई लिखित संविधान होता है ना, तो वो राजव्यवस्था में विधि का पदानुक्रम स्थापित करता है। यहां से यूपीएससी प्री में एक सवाल पूछता है। अब ये विधि का पदानुक्रम है क्या? बहुत सरल उदाहरण से समझिए। किसी भी राजव्यवस्था में कई प्रकार के संविधान मौजूद हो सकते हैं। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं बच्चों, बताइए। बहुत सरलता से, एकदम बेसिक से इसको समझो, आराम से हो जाएगा। जैसे मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, वहां एक संविधान होता है। आप किसी राजनीतिक दल का भागी बन जाएं, वहां एक संविधान होगा। आप किसी बड़े संस्थान में जाएं, वहां एक संविधान होगा। यहां तक कि कमोबेश बात करें तो प्रोस्पेक्ट आईएएस का भी अपना एक संविधान होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं? हम प्रोस्पेक्ट आईएएस के संविधान को मानते हैं। जैसे हमारे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है? हमारा पूरा रूल्स में मल्टीपल मार्कर्स यूज करना है, बोर्ड पर पढ़ाना है, ये नहीं कि स्लाइड दिखाते जा रहे हैं, है ना, हमारे इसमें लिखा हुआ है, मानक तय है। इंटरेक्शन करना है, बच्चों का डिमांड है तो देखिए आज मैं आपके पास आके क्लास ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाना है कि बच्चे समझ पाएं, पूरा का पूरा फैक्ट शीट देना, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन कल को मान लीजिए हमारे संविधान में एक बात लिख दी जाए कि जो बच्चे क्लास में घुसेंगे आप उनको जैसा चाहें वैसा बर्ताव कर सकते हैं, तो क्या मैं उसका पालन करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हनन होगा, जो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है, उसमें निजता का अधिकार है और गरिमा में जीवन का भी अधिकार है। क्यों नहीं करूंगा मैं? क्योंकि ये अनुच्छेद 23 का भी हनन करता है, जिसे हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से एक अधिकार। आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा हूं, है ना, मानव के विरुद्ध दुर्व्यवहार का जो स्वीकृति संविधान ने नहीं दी है, ये संवैधानिक अपराध है। तो विधि का पदानुक्रम क्या हुआ? चाहे कॉलेज का संविधान हो, दल का संविधान हो, कुछ भी हो, ये सब संविधान के नीचे हैं। सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए, सुमेलित कर लीजिए, मान लो लिखा हो लिखित संविधान और इधर लिखा हुआ हो विधि का पदानुक्रम, तो लिखित संविधान का मेल कहां करोगे? विधि के पदानुक्रम से करोगे। लिखा हो अलिखित संविधान और बगल में लिखा हो निर्वाचित तानाशाही, तो अलिखित संविधान को किससे जोड़ दोगे? निर्वाचित तानाशाही से जोड़ दोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे खेलना सीखो, तो ये पेपर आपको और ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट डाउट पूछिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ, विधि का शासन समझना है, ठीक है, डन। चलो आओ, विधि का शासन हम लोग कर लेते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पूछा है अक्षय ने, बढ़िया स्टूडेंट है। अच्छा, विधि का शासन, ठीक है। देखो, ये आपके कॉन्सेप्ट से यूपीएससी प्री में विगत 6 वर्षों में, मेरे 6 से 7 वर्षों में मेरे ख्याल से कमोबेश घुमा फिरा के यूपीएससी ने इसमें से लगभग जोड़ जोड़ के 12 प्रश्न के आसपास आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो विधि का शासन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा वाला, और इसको अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक तैयार। देखिए, जब कभी आप विधि का शासन समझना चाहेंगे ना, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा यहां पे अंग्रेजी का भी उपयोग कर लें। जैसे विधि के शासन को अंग्रेजी में बोला जाता है द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्या बोला जाता है? छोटा टी लिखना, द रूल ऑफ लॉ। और अब मैं काम करता हूं, मैं इसके साथ कुछ और शब्द लिख देता हूं जिससे आपकी समझ और व्यापक बन जाए। एक शब्द मैं लिख देता हूं, एक विधि का शासन। मान लीजिए ये एक शब्दावली लिख दी,
एक विधि का शासन या किसी विधि का शासन लिख देता हूं। एक मैं लिख देता हूं विधि द्वारा शासन, एक इस शब्द को मैं लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, कॉपी में लिखते रहिए अपने साथ। और एक और लिख देते हैं जिससे और अच्छा समझ बन जाएगा, विधि का आतंक। अब ये आप लोग सबका ना एकदम कान खड़ा हो गया होगा, ये क्या लिखवा दिए सर, ये विधि का आतंक क्या बला है भाई, है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या लिख देते हैं अंग्रेजी में, अ रूल ऑफ लॉ। इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं रूल बाय लॉ, और इसको हम लोग लिख देते हैं टेरर ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए जब आप द रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की बात करेंगे तो हम इनमें से किसी की बात नहीं कर रहे हैं। पहला अंतर दिमाग में यही करना होता है। रूल बाय लॉ अगर विधि के शासन के अनुसार है तो इसका भाग जरूर बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि विधि का द्वारा शासन विधि के शासन के बराबर हो। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कोई कानून है, ठीक है, जैसे आज के समय पे हम लोग मान लेते हैं कोविड के टाइम का कोई कानून मान लेते हैं, मास्क पहनना। तो आप कानून का पालन कर रहे हैं, इसे आप विधि का शासन नहीं मानेंगे। ये क्या हो गया, किसी एक कानून का आप पालन कर रहे हैं। विधि द्वारा शासन, कई प्रकार की विधियां हो सकती हैं। जैसे मैं उदाहरण पूछता हूं आपसे, क्या अंग्रेजों के जमाने में कानून नहीं था? था कि नहीं था? था। क्या हिटलर के जर्मनी में कानून नहीं था? तो रूल बाय लॉ तो वहां भी है, लेकिन आप हिटलर के शासन को विधि द्वारा शासन नहीं गिनते, विधि का शासन नहीं कहते उसको आप। हम उसे क्या बोलते हैं, विधि द्वारा शासन कह लेते हैं। यहां तक कि भारत के पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं, जस्टिस एनवी रमन्ना साहब, उन्होंने जब पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर दिया था, 17वां मेरे ख्याल से पढ़ाया था ना, तो 17वें पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर उन्होंने क्या कहा था, अंग्रेजों के जमाने में विधि का शासन नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में विधि का आतंक था। और क्या उन्होंने बोला था, लॉ वॉज यूज्ड एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेशन। जिस पे आपसे सवाल पूछा गया, विधि क्या करती थी, उसका प्रयोग किया जाता था राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, दबाने के लिए। तो पहला जो दिमाग में क्लियर रखना है कि विधि का शासन का अर्थ इन तीनों में से नहीं होता है। ठीक है, ये हो सकता है यदि वो विधि के शासन के अधीन हो, तभी हम बोलेंगे कि विधि द्वारा शासन इसका भाग बनता है। तो अब प्रश्न उठता है कि फिर विधि का शासन है क्या। देखिए, अगर आप इसके जड़ों में जाएंगे ना, तो हमें जड़ों में खोजने के लिए हमें चले जाना होगा सैर पे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह हम लोग चले जाएंगे घूमने ग्रीस, है ना। हम लोग चले जाएंगे एंशिएंट हेलेना, हेलास वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु नाम सुना आप लोगों ने, एरिस्टोटल, है ना। तो कायदे से अरस्तु जो थे, उन्होंने भी विधि के शासन पे लिखी है। उसके अलावा हॉब्स साहब ने भी लिखा हुआ है। मतलब इसके ऊपर टिप्पणियां बहुत सारे लोगों ने की है अपने अपने समय के अनुसार। अरस्तु ने टिप्पणी की है, हॉब्स ने टिप्पणी किया है। मुझे ध्यान आ रहा है एक बड़े विचारक थे रोमन मूल के, उनका नाम था सिसरो। ठीक है, सिसरो साहब ने टिप्पणी की थी, पॉलीबायस साहब ने टिप्पणी की थी। तो विधि का शासन पे बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी कर रखी है। लेकिन जिस माध्यम से हम इसको समझना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें कहां चले जाना होगा, वर्ष 1215 में, और हमें सैर पे जाना होगा इंग्लैंड के। किसके सैर पे जाएंगे हम लोग, इंग्लैंड की सैर पे जाएंगे। ठीक है, अब ये इंग्लैंड में हो क्या रहा है, देखिए इंग्लैंड मुख्यतः कैसे आपको समझ में आता है। 1215 आते आते इंग्लैंड में चीजें बदल चुकी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कक्षाएं पढ़ रहे थे मुझसे, तो मैंने आपको समझाना चाहा था कि कैसे ये राज्यों की व्यवस्था विकसित हुई है। ये बात समझाई थी बहुत अच्छे से। पहले क्या था, ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे शहर होते थे। उसके बाद आया रोमन साम्राज्य, है ना। जूलियस सीजर सुना होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, ए तू ब्रूत, तुम भी ब्रूतस मेरे विरोध में निकले। और जब रोमन साम्राज्य का विघटन होता है, वो कमजोर पड़ता है, तो हमारे पास दो नए बड़े बड़े साम्राज्य निकलते हैं। एक बाइजेंटाइन एम्पायर निकलता है और एक निकलता है क्रिश्चियनाइज्ड यूरोप, ईसाइयत वाला यूरोप। और उसी के दौरान आप देखेंगे कि 1215 आते आते ये जो प्राधिकार का स्वरूप है, इसमें आपको थोड़ा हनन या हल्का सा चुनौतियां नजर आती हैं। और ऐसा एक घटनाक्रम होता है इंग्लैंड में, जिसने भारत का, विश्व के इतिहास को उसके बाद बदल दिया। जब आप राजनीति विज्ञान से देखते हैं या राजव्यवस्था समझते हैं ना, तो 1215 बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कल की बात है, ऐसे समझिए। ठीक है, इसने क्या किया इस दिन,
बहुत सारे सामंती लोग राजा के विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो राजा है ये बहुत मनमानी कर रहा है, और अगर ये इतनी मनमानी कर रहा है तो हम इसकी बात क्यों माने, क्योंकि हम भी इसको संपत्ति वगैरह देते हैं। तो इसके बाद एक सिद्धांत निकल के आया, संधि हुई तब राजा तो राजा ठहरे, वो क्यों बात मानेंगे। तो राजा ने बोला मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। पूरा विवाद होता है, आगजनी लगी, खून खान हुआ शॉर्ट में, और अंत में एक संधि की गई। उस संधि का नाम है मैग्ना कार्टा। 1215 में क्या होता है इंग्लैंड में, मैग्ना कार्टा नाम की संधि को किया जाता है। मैग्ना कार्टा पे यूपीएससी क्या सवाल पूछता है आपसे, इसे क्या मिला हुआ है, मैग्ना कार्टा को विश्व के प्रथम संविधान का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसका जो दर्जा है मैग्ना कार्टा को मिला हुआ है। और मैग्ना कार्टा की संधि ने किया क्या ऐसा जिसने विश्व को बदल दिया, इसने सबसे पहले विधि को सर्वोच्च बना दिया, यानी कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर क्या है, कानून है, यानी क्या राजा क्या प्रजा क्या सामंती, ये सब के सब कानून के नीचे हैं। और फिर ये जो संस्थान विकसित हुआ, इसके बाद जो राज्य का स्वरूप बदला, इसी के ऊपर अंत में जाके एक व्यक्ति और विचारक थे, उनका नाम था एवी डायसी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम क्या था, एवी डायसी। और उन्होंने इनके नाम से भी यूपीएससी प्री में सवाल पूछता है, तो ये आपके 2 सवाल यहीं हल हो गए। और एवी डायसी ने क्या लिखा था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था, बड़ा सा नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़ी पुस्तक का नाम है ये। और ये दरअसल जानते हो क्या थे, एवी डायसी थोड़े चिढ़े हुए थे, है ना। चिढ़े किससे थे, इंग्लैंड में जो स्थिति, जो पतन हो रहा था मूल्यों का, उससे चिढ़े हुए थे। और एवी डायसी ने कहा इस पुस्तक में एकदम चिढ़ के कि जो बात इंग्लैंड को दूसरे राज्यों से अलग करती थी वो था विधि का शासन, और हमारे यहाँ विधि का शासन का ही पतन हो रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर विधि का शासन है क्या। तो एवी डायसी ने हमें बड़ा अच्छा उत्तर दिया है। विधि के शासन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 प्रमुख घटक। पहला घटक इसमें क्या होता है, जो यहां लिखा हुआ है, विधि की सर्वोच्चता, यानी विधि से ऊपर कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर क्या है, विधि, विधि की सर्वोच्चता। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। एवी डायसी ने कहा जो दूसरा घटक है विधि का शासन का, उसे बोलते हैं विधि के समक्ष समता। दूसरा क्या था, विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और फिर उन्होंने एक तीसरी बात कही जो शायद सबसे ज्यादा रोचक बात है, लंबा वाक्य है, पहले इसको लिख लो फिर इसको मैं समझा दूंगा। उन्होंने कहा कानूनी भावना की प्रबलता से, ऐसे लिखो, कानूनी भावना की प्रबलता से व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, कानूनी भावना की प्रबलता से व्यक्ति की स्वतंत्रता। अंग्रेजी में अब इसको रहने दो, ऐसे लिख लो, प्रीडोमिनेंस को कहा जाता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट एज बेसिस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कहा। अब देखिए, विधि को सर्वोच्च बना दिया, मतलब क्या, चाहे राजा हो, चाहे सामंत हो, चाहे प्रजा हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबसे ऊपर क्या है, विधि है। ये अपने आप में बड़ी चीज थी, राजा के सामने कोई खड़ा हो पाता था, नहीं होता था। दूसरा चीज क्या किया, विधि के समक्ष समता। विधि सबको एक बराबर देखती है। आप लोग देखते हैं इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू कैसा होता है, आंखें खुली होती कि बंद होता है, पर्दा। क्यों, हम कोई भेदभाव नहीं करते, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन एक समस्या हो जाती है, और भारत के उदाहरण में ये बढ़ जाता है। आज के समय में विधि का समान संरक्षण भी इसमें गिना जाता है, पर हम चूंकि विधि का शासन का घटक जान रहे हैं, यहीं से यूपीएससी सवाल पूछता है,
तो अभी हम किस तक सीमित रहेंगे? विधि के समक्ष समता तक। दोबारा जब इस पे लॉन्ग वाला चाहिए होगा तो मैं अलग से बताऊंगा। आज के समय में वैसे विधि का समान संरक्षण जो है ये इसके दायरे में आता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। केवल कानून के आंख पर पट्टी होना काफी नहीं है, कानून को चश्मा भी मिलना चाहिए कि अच्छा उसका वो ज्यादा दबाव में है, ज्यादा पीड़ित है, ये कम पीड़ित है, उसके पास कोई संसाधन नहीं है, इसके पास बहुत संसाधन है। तो कानून को ये तार्किक भेदभाव भी करना चाहिए, तार्किक विभेदन करना चाहिए। ये नहीं कि कानून एकदम अपंग बना रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो चीज उन्होंने कहा, इसने तो समझिए दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अभी तक हम क्या सोचते थे, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो मैंने यही समझाया था, अधिकारों के बारे में हम क्या सोचते थे? संविधान हमें अधिकार दे रहा है, यही सोचते हैं। ऐसे ही पढ़ा भी दिया जाता है कि नहीं? अब संविधान अगर अधिकार दे रहा है तो संविधान ने यही अधिकार क्यों दिए? प्रश्न तो ये बनता है। बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं। इसीलिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक व्यवस्था के बारे में बताया था जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था। ये शब्द याद आ गया बच्चों क्लास में? प्राकृतिक अवस्था, ये मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी ना, जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था? कल्पना कीजिए कि कोई सरकार नहीं है, कल्पना कीजिए कि कोई राज्य नहीं है, कल्पना कीजिए कि कोई कानून नहीं है, समाज कैसा होगा? तो पहले आप लोगों ने कहा कि सर जो चाहे वो कर लेंगे, जिद्दे चाहेंगे गड्डी मोड़ेंगे, हैं सारे के सारे सिग्नल तोड़ेंगे, ये आप लोग गाना गा रहे थे। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कोई और भी ऐसा ही सोच रहा होगा। आप क्या घर में महफूज होंगे? नहीं। आप जो मेहनत कर रहे हैं क्या आपको उसकी कमाई मिलेगा? नहीं। आप कोई भी ऐसा प्रशासकीय तंत्र विकसित नहीं कर पाएंगे जो न्यायोचित हो, और अंत में क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए क्या बोला जाता है? प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था होती है? निरंतर युद्ध की अवस्था होती है। ऐसा सोचना था। इसी में फिर एक बात आती है कि फिर हम क्या करें? तो हुआ कि नहीं, अधिकारों का विचार प्रबल है ना, अधिकार आने चाहिए, और फिर राज्य को बनाया गया। और फिर अधिकारों के बारे में एक व्यक्ति का नाम, जिसे यूपीएससी बार बार पूछता है, एक प्रश्न आपको मैंने अधिकार पढ़ाए थे जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स, और एक व्यक्ति का नाम लिखवाया था जिनका नाम है जॉन लॉक। ये उदारतावाद के जनक भी माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, लिबरलिज्म के फादर कहे जाते हैं। जॉन लॉक ने क्या कहा था? इनका प्राकृतिक अवस्था कुछ अलग किस्म का था। इनका मानना था कि प्राकृतिक अवस्था सिर्फ युद्ध की स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के पास विवेक भी होता है, वो समझदारी भी रखता है, और उसके पास क्या है? प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति का कानून चलता है, प्रकृति का, और चूंकि प्रकृति का कानून चलता है तो हमारे पास प्राकृतिक अधिकार होते हैं। और उन्होंने 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार में डाला था। प्राण, या जिसे हम बोलते हैं जीवन, स्वतंत्रता, और तीसरा, अंग्रेजी में इसको प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, पोजेशन कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसका एक ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संपत्ति। तो 3 प्राकृतिक अधिकार क्या हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, जब आप जन्म लिए तो आपने क्या किसी से पूछ के सांसें ली थी, या सांस लेना शुरू कर दिए थे? सांस लेना शुरू कर दिए थे। तो आपको प्राण किसी ने दिया नहीं, आप उसे लेके जन्म होते हैं। जब आप जन्म लिए तो आप में से कितने सारे बच्चे बेड़ियों के साथ पैदा हुए थे? एक भी बच्चा पैदा हुआ था, या सब स्वतंत्र पैदा हुए थे? स्वतंत्र पैदा हुए थे। और जितना जितना आप मेहनत करते गए, यहाँ संपत्ति का क्या अर्थ है? मान लीजिए आम के बगीचे में आप खड़े हैं और एक आम है उस पे, और आप अपनी मेहनत से उस आम को तोड़ लेते हैं। जब आप अपनी मेहनत करते हैं ना तो आप उस आम को अपनी संपत्ति बनाते हैं। तो संपत्ति यहाँ पर आप करोड़ों करोड़ मत सोचिएगा, अभी मेहनत से जो आप पा रहे हैं उसको आपकी संपत्ति गिना जा रहा है। अब ये अधिकार तो प्राकृतिक है ना, ये तो पहले से मिला हुआ है। लॉक का मानना था कि ये ईश्वर प्रदत्त है, भगवान ने दिया हुआ है। और मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी जहां से यूपीएससी एक सवाल पूछता है, आज के जमाने में प्राकृतिक अधिकारों को ही बोला जाता है मानवाधिकार। ये भी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के जमाने में प्राकृतिक अधिकारों को हम क्या बोल देते हैं? मानवाधिकार बोल देते हैं। अब मुझे बताइए, जॉन लॉक ने जो कहा, ये तो किसी संविधान में उस टाइम पे नहीं लिखा हुआ था, तो भी मिले ना अधिकार। इसीलिए एवी डाइसी ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि अधिकार सिर्फ वो नहीं होते हैं जो संविधान में लिख दिए जाएं या कानून में लिख दिए जाएं, अधिकार इनसे पहले से ही मौजूद होते हैं। यह हो सकता है कि संविधान में इसको भी जोड़ दिया जाए। तो जब संविधान में अधिकारों को जोड़ा जाता है तो कायदे से कुछ अधिकार तो संविधान देता ही है, पर कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनका संविधान सम्मान करता है, इसीलिए लिखा हुआ है।
भाई जैसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है संविधान। ये बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। गरिमापूर्ण जीवन, इस अधिकार का सम्मान करता है संविधान, इसलिए उसमें है। तो ये कानूनी भावना की प्रबलता है जिसकी वजह से आपको स्वतंत्रताएं मिल रही हैं इतनी सारी। ये पहले से ही मौजूद है, हम केवल इसको दर्ज करते रहे हैं। तो विधि का शासन ये कहता है समाज किस पर टिका होना चाहिए? विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण, और कानूनी भावना की प्रबलता से व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगर इस सब को सुनिश्चित करना हो तो आपको शक्ति पृथक्करण भी चाहिए, आपको संवैधानिक नैतिकता भी चाहिए, आपको संवैधानिक समाज का निर्माण भी चाहिए, तब जाके विधि का शासन प्रबलता से लागू हो पाता है। प्रश्न क्या क्या पूछा है यूपीएससी ने? पहला प्रश्न पूछा है घटकों के बारे में, कर लोगे आंसर। दूसरा प्रश्न यूपीएससी ने एक बार बड़ा अच्छा दिया था, एक ऑप्शन ये दिया, एक ऑप्शन ये दिया, तीसरा ऑप्शन दिया नागरिकों की स्वतंत्रताएं, और चौथा ऑप्शन दिया सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। देखिए विधि के शासन में नागरिकों की स्वतंत्रताएं आएंगी, क्यों? इसका पलट दिया, अधिकारों की बात को दूसरे भाषा में दिया, लेकिन सरकार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं आएगा। कहीं पे भी दिख रहा है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व? कई बार बच्चे वो भी करके आ जाते हैं, तो यह आंसर भी गलत होता है। परंतु यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए संवैधानिक समाज क्या होता है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि हाँ सीमित समाज होता है। अच्छा मान लीजिए यूपीएससी क्या करता, सरकार के प्रति उत्तरदायित्व की तरफ लिखता विधि के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो वो ऑप्शन सही होता, क्योंकि विधि सर्वोच्च है। तो विधि के प्रति उत्तरदायित्व अगर सरकार का है तो जनता का भी है ना। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व लिखा तो वो ऑप्शन गलत है, विधि लिखता, कानून लिखता, तो वो ऑप्शन सही हो जाता। तो यूपीएससी क्या करेगा, आपको ऐसे ही शब्दों पर फंसाएगा। कुछ नहीं करना है, एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, क्लास याद रखोगे, सारे क्वेश्चंस कराए हैं, ये आराम से आप लोग इसको हैंडल कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 5 मिनट और है, इसके बाद दूसरी क्लास है। अच्छा, संवैधानिक नैतिकता को कैसे हम लोग परिभाषित करें? लिख लो, जो लिख रहा हूं वही कर लो। संवैधानिक नैतिकता से अभिप्राय, संवैधानिक नैतिकता से अभिप्राय संविधान के प्रति, संवैधानिक नैतिकता से अभिप्राय संविधान के प्रति परम और प्राथमिक श्रद्धा से है। संवैधानिक नैतिकता से अभिप्राय संविधान के प्रति परम और प्राथमिक श्रद्धा से है, पूर्ण विराम। इसके केंद्र में आत्मसंयम और नियंत्रण, इसके केंद्र में आत्मसंयम और नियंत्रण आते हैं। बस इतना लिख लो, इससे ज्यादा और कुछ लिखने की आवश्यकता आज के लिए नहीं है। और कोई सवाल? चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं। गजेंद्र कैसे हो? ठीक है, तो ये हो गया है ना? ठीक है, 4 बजे क्लास है ना तुम्हारी एक? ऑलराइट, तैयारी ठीक चल रहा है? चलो आकाश ये बंद कर दो, ये हो गया आज के लिए।